हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 10 के साइंस में रसायन विज्ञान का पोर्शन जो चल रहा था उसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा चाहेंगे कि आप लोग इस लॉकडाउन में ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक होना भी चाहिए और फिलहाल पढ़ाई पर कक्षा 10 की पढ़ाई चल रही है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अभी समय बहुत है और एकदम कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा से अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम फ्री माइंड रख करके एकदम जैसे रहते हैं घर पे खेलते कूदते एकदम वैसे रख करके आराम से पढ़िए। एकदम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसा न हो कि आप नंबर को गेन न कर पाए अधिक से अधिक। ऐसी कोई बातें नहीं है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं, लेकिन एकदम फ्री होकर के करेंगे तब। आई बात है, एकदम ये नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स जो भी है, फिर कुछ लोग समस्याएं होती हैं तो बायोलॉजी नहीं आता है, तो कुछ लोगों को फिजिक्स समस्या होती है, कुछ लोग अधिकतर तो हम देखते हैं केमिस्ट्री में समस्याएं होती है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इजी लगता है, उसको आप खाली फ्री माइंड होकर देखेंगे तब। लेकिन जब प्रेस में रहेंगे, दबाव में पढ़ेंगे, तब वह फिर आने वाला नहीं है। तो आज आप लोगों की ऐसी टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम घर की तरह, घर में जैसे रहते हैं। इस लॉकडाउन में घर में आप लोग आराम से आनंद से मस्त से रह रहे हैं और रहना भी चाहिए, ठीक है। तो रह रहे हैं तो एकदम उसी के अनुसार आप आज पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम कोरिलेट उसी से करना चाहेंगे, आप लोग का सहयोग चाहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज आप लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ाया गया था उसमें क्षार के बारे में पढ़ाया गया था। किसके बारे में पढ़ाया गया था? क्षार के बारे में पढ़ाया गया था। लेकिन आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, तो ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? तो प्रबल क्षार होते क्या है? प्रबल क्षार होते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्षार किसे कहते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में बताया भी गया था। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि अम्ल पढ़े थे पीछे, तो अम्ल में पढ़ते में आप जानते हैं से पढ़ते आए हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जैसे इसमें आम आप लोग अच्छा खासा खूब तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, कच्चा है ना इस समय, तो तोड़ तोड़ खाते हैं। कुछ आम मीठा लगता है तो कुछ खट्टा लगता है, तो कहते हैं ना खट्टा है। तो जब जो ही खट्टा है वही अब आप उसमें आप बता सकते हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा पाई जा रही है। नींबू आप जनरली गर्मी चल रही है, देख ही रहे हैं, नींबू का उपयोग करते हैं, उसमें सिट्रिक अम्ल होता। अम्ल, सिट्रिक अम्ल का मतलब अम्ल है, अम्ल है आपका। तो जब अम्ल है तो उसी अम्ल की बात, तो अम्ल की परिभाषा आपने पढ़ा था कि स्वाद में खट्टे होते हैं तो अम्ल होते हैं, तो वो तो बात अलग है। लेकिन अम्ल की जो परिभाषा बताई गई थी वो आपको बताई गई थी कि वह क्या होते हैं कि जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल का। लेकिन अम्ल तो खत्म हुआ, लेकिन अब क्षार की बात है। तो क्षार आप लोगों ने पढ़ा कि क्षार क्या होते हैं कि क्षार जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन का मतलब हम जब जल में क्या करते हैं, जनरली आप कोई काम करते हैं तो किसी चीज जल में घोलते हैं, तो वह जल में घुलता है। उसी प्रकार से क्षार जब हम ले करके क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो घुलेगा, तो क्या होगा, अब उसमें तो हम तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन अब उसमें करते क्या है कि जब लैब में जाएंगे तब ये प्रोसेस आपको मिलेगा। तो जनरली स्कूल वाले करते क्या है कि लैब में हाई स्कूल वालों को ले जाना, थोड़ा सा सोचते हैं कि अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है तो नहीं ले जाना चाहते। लेकिन अब बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, आप सीबीएसई बोर्ड को उठाकर देखेंगे या जो भी है आईसीआईसी बोर्ड है उसमें आप देखेंगे तो अच्छा खासा जो होता है क्या करते हैं उसमें कि आप लोगों को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। लेकिन यहाँ यूपी बोर्ड के तहत चल रहा है, तो यूपी बोर्ड में आपको क्या करता है कि कुछ लोग बताते भी हैं, कुछ नहीं बताते हैं। तो ध्यान रखें, वहां जाने के बाद आपको रहेगा, ठीक है, क्षार आपको मिलेगा। तो क्षार मिलेगा तो देखेंगे तो वह जब घुलता है तो वह घुलता है कि नहीं घुलता है, इसी बात जब घुलेगा, ठीक है, जब घोलेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन न होकर के वह हाइड्रोक्साइड आयन में घुलता है। किसमें घुलता है? हाइड्रोक्साइड आयन में घुलता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या बताया गया, ध्यान समझिएगा। आपका बताया गया कि वे विलयन जो जल में घोलने पर
ठीक है, वे क्षार जल में घुलने पर क्या होते हैं, किसमें घुलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन में टूटते हैं या घुलते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। तो क्षार दो प्रकार, एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल मीन्स क्या, मजबूत, प्रबल मीन्स मजबूत, दुर्बल मीन्स कमजोर। अब प्रबल मजबूत का मतलब ये होता है कि जब जैसे क्या होता है, कोई भी चीज आप जनरली प्रैक्टिकल घर पे करते रहते हैं मौज मस्ती में, तो करते क्या है कि किसी चीज को घोलते हैं, जल्दी घुलता नहीं, आप परेशान होते हैं, उसको तोड़ते हैं, किसी तरह जैसा जुगाड़ लगा करके जिस तरह से हो जाए उसको घोलने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रबल क्षार में वही क्रिया होती है कि प्रबल क्षार जो होता है जल में घुलता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से क्या होता है कि अपोजिट है। ध्यान रखिएगा, जो हम बताएं उसके अपोजिट है। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका क्या होगा कि प्रबल क्षार होगा, वह क्षार जब जल में हम घोलेंगे तो वह पूर्ण रूप से या पूर्णतया क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित हो जाता है या आयनित हो जाता है या टूट जाता है, कुछ भी कह लीजिए, वह क्या होगा कि प्रबल क्षार कहलाएगा। क्या बताया गया कि वे क्षार जो जलीय विलयन में, ठीक है, जो जलीय विलयन में क्या करते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। आई बात समझ में। अब इसके बाद दुर्बल क्षार क्या होता है कि वे पदार्थ, अब इसमें ध्यान रखिएगा, अब जैसे दुर्बल अगर आता है तो आप कहेंगे दुर्बल है, कमजोर है, तो क्या होगा कि आसानी से बेचारा टूट जाए। कोई भी कमजोर आदमी है तो आप उसको सताते हैं, परेशान करते हैं, तो क्या करता है कि या तो छोड़ ही देगा या कुछ भी जो उसके समझ में आएगा वो अपनी प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ दुर्बल से मतलब ये है कि वह क्या करेगा, टूटेगा नहीं। तो वह क्या, तो दुर्बल क्षार में आप कह सकते हैं कि जो जलीय विलयन में, वे क्षार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन में पूर्णतया क्या होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। और जब वियोजित या आयनित या अपघटित नहीं होते हैं या टूटते नहीं हैं, वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में आपको बताया गया था प्रबल क्षार कौन होते हैं, दुर्बल क्षार कौन होते हैं। तो प्रबल क्षार की जब बात आती है तो प्रबल क्षार में आपका NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है, प्रबल क्षार है। और दुर्बल क्षार जो होते हैं वह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं AlOH का होल ट्वाइस, होल थ्राइस, इसमें AlOH का होल थ्राइस और NH4OH, ये सब दुर्बल क्षार है। इसको अब तोड़ते हैं तो वह आसानी से क्या होता है, वह आसानी से क्या होता है कि टूटता नहीं है या घुलता नहीं है। तो आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा, आपका बताया क्या, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार एकदम आसान है, खाली दिमाग देंगे कि प्रबल क्षार अगर है तो प्रबल क्षार जल में पूर्ण रूप से क्या होता, आयनित होगा या टूटेगा तो प्रबल क्षार होगा। अगर वह दुर्बल क्षार में होगा तो वह जल में या जलीय विलयन में कह सकते हैं कि वह आयनित होने वाला नहीं है। जब आयनित नहीं होगा तो इस समझिए वह दुर्बल क्षार है। आई बात समझ में। तो चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे। आप लोग भी, हमें विश्वास है, हमें आशा है आप लोग इस समय कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, और नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठ जाइए हमारे साथ। हम बोलते हुए चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलते रहिए और लिखते चलिए, समझते चलिए। एकदम केमिस्ट्री आपको एकदम आसान बना देंगे। आप भी सोचेंगे कि क्या पढ़ाया है केमिस्ट्री में, एकदम फिक्स है। जो भी आपका पूछा जाता है 20 नंबर का, 22 नंबर का, जो भी एग्जाम में आता है आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आप पेपर होगा तो उठाकर देखेंगे, पूछेंगे। इस बार आप देखेंगे पीछे वाला पेपर इतना सरल आया था, एकदम जो हिलुआ होता है उसी तरह से आया था। आप देखेंगे तो एकदम आसान, कुछ था ही नहीं, लेकिन पढ़ने वालों के लिए नहीं था। और जो नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए तो पूरा पहाड़ आ गया है। जो पहाड़ है तो जानते हैं पहाड़ के आगे क्या होगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ध्यान ये सब दीजिएगा, आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है, करना आपको है। तो हमारा पूरा सहयोग है कि आप लोगों को पूर्ण रूप से जैसे भी हो एकदम बना के इजी ही देंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रबल क्षार, ठीक है। तो प्रबल क्षार आप हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा सा प्रबल क्षार लिखिए। हम भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लिखने की, क्या चीजें, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है। हेडिंग पड़ गई। तो चलिए देखिए प्रबल क्षार लिखेंगे। प्रबल क्षार में क्या लिखेंगे, वे क्षार
जो जलीय विलयन में लिखेंगे वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित पूर्णतया हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित या आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। आपको शायद इसी प्रकार से कुछ बताया गया होगा जो लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आई बात समझ, इसको आप लोग नोट करिए, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिएगा। आई बात समझ में। तो अब इसके एग्जाम्पल्स हो गया होगा, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो जाएगा, जैसे अभी अभी हमने चर्चा किया था, क्या, जैसे NaOH ले लिया जाए, KOH ले लिया जाए, ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस ले लिया जाए। तो अब इसके बाद अगर NaOH लेते हैं, जैसे करके लिखेंगे कि जैसे अगर बात आती NaOH, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na+ के रूप में, OH- के रूप में टूट रहा है। अगर KOH की बात करेंगे तो KOH भी क्या कर रहा है, K+ में और OH- के रूप में टूट रहा है। आई बात समझ में। तो ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करेंगे किसकी, BaOH मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो BaOH का होल ट्वाइस, अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो Ba++ और इसके बाद OH- के रूप में टूटेगा। आई बात समझ में। तो ये इसके क्या रहे, एग्जाम्पल्स रहे, क्या, किसके, प्रबल क्षार के एग्जाम्पल है। तो तुरंत हमें आशा है और आपका विश्वास है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख चुके होंगे, तो लिख लीजिए। आगे आपका स्टार्ट करते हैं, क्या चीजें, प्रबल क्षार हो गया, अब आपका दुर्बल क्षार मिलेगा। क्या मिलेगा, दुर्बल क्षार मिलेगा। तो चलिए दुर्बल क्षार के हेडिंग आप बनाते रहिए, हम भी लिख रहे हैं और आप भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका दुर्बल क्षार। आपको बताया गया, थोड़ा सा आप लोग बताइए कि दुर्बल क्षार क्या होता है या क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसको, काफी लंबा तो होगा लेकिन खाली दिमाग में आप लोग अपने रखिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दुर्बल क्षार में क्या, उसमें आयनित होता है, इसमें आयनित नहीं होगा, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे वे क्षार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं।
दुर्बल क्षार कहलाते हैं। आई बात समझ। अब दुर्बल क्षार की अगर बात करेंगे तो दुर्बल क्षार आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार। ठीक है, दुर्बल क्षार की अगर बात करेंगे तो दुर्बल क्षार क्या हो जाएगा कि बताया गया कि वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, जो जलीय विलयन में क्या करते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, और जब पूर्णतया वियोजित नहीं होंगे तो वे क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब इसके बाद जैसे एग्जाम्पल्स के, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे लिख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की गई थी, तो एग्जाम्पल आपका बताया गया था। जैसे आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है क्या चीजें, AlOH का होल थ्राइस। अगर इसकी बात करेंगे तो ये टूटेगा Al ट्रिपल प्लस में और इसके बाद OH माइनस के रूप में। और यहाँ पर जो होता है कि आपका NH4OH की अगर बात करेंगे तो ये जब आयनित होगा, पूर्णतया जो होते हैं कि क्या होंगे, आयनित नहीं होते, मतलब आयनित होते हैं बट ये नहीं है कि लेकिन आसानी से नहीं होते, उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा। क्लियर हुआ आपका। तो ये आपके क्या रहे, दुर्बल क्षार रहे। क्या रहे, दुर्बल क्षार रहे। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतने जल्दी से लीजिए, फट से तुरंत। तो चलिए, अब आपका क्या होता है कि ये तो नोट कर लिए। अब इसी में आपका नोट करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि क्षारकता क्या होती है। ठीक है, क्षारकता क्या होती है और भास्मिकता किसे कहते हैं, क्षारकता या भास्मिकता किसे कहते हैं। तो नोट करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एकदम पढ़िएगा। और है कुछ नहीं, आसान है, खाली ध्यान से पढ़ेंगे, आसान है, एकदम इजी है, आ जाएगा। कोई इसमें ये नहीं है कि रिएक्शंस मिलेगा, रिएक्शंस की चिंता नहीं है, नहीं करनी आप लोगों को, एकदम रिएक्शंस भी जो मिलेंगे वह भी आसान होगा। ठीक है, तो अब इसमें अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता किसे कहते हैं, इसे आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल की क्षारक भास्मिक, इसे क्वेश्चन बनाएगा कि भास्मिकता किसे कहते हैं या क्षारकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब वह मिलेगा कैसे, अब वह उसकी परिभाषा क्या होगी, ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो ध्यान रखिएगा, किसी अम्ल के, कुछ नहीं है क्या, किसी अम्ल के, ठीक है, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित, अणु एक है, ध्यान रखिएगा, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। क्या बताया गया, बताइए। यह बताया गया कि किसी अम्ल के एक अणु में, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित क्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहलाती है। आई बात समझ में, एकदम आसान होगा आपका, एकदम क्लियर होगा आपका, कुछ है नहीं। आई बात समझ में, चलिए लिखते हैं। तो देखिए, अब आपका इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा, अम्ल की क्षारकता। क्या आप बनाएंगे, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता, या भास्मिकता। आपको बताया गया क्या चीजें, आपको बताया गया कि किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। तो तुरंत इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्या कहेंगे, लिखेंगे कि किसी अम्ल के एक अणु में
उपस्थित, एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? अब देखिए इसी के आगे आपको मिलेगा अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता के बारे में अगर करेंगे तो अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता में होगा क्या कि किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या के आधार पर अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है एक क्षारकी, ठीक है, एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी होता है। क्या लिखेंगे? एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी उसको पढ़ते हैं या लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा उसको एक लाइन में आपको लिखना है तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अम्ल को एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी कहते हैं। आई बात समझ में? एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो ये चीजें आपकी रही। देखिए अब आपका क्या होता है, किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अम्ल को एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? अब एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे तो जैसे करके आप लिख सकते हैं। इसमें मिलेगा क्या आपका कि अगर एक क्षारकी की बात करें, किसकी? एक क्षारकी की अगर बात करते हैं तो एक क्षारकी को कह सकते हैं जिसमें, ध्यान रखिए कुछ है नहीं, ध्यान देना कि जिसमें जब हम जली विलयन में उसको क्या करते हैं, घोलते हैं, तो घोलने पर अगर हाइड्रोजन आयन अगर एक है तो एक क्षारकी, अगर 2 है तो 2 क्षारकी, अगर 3 है तो त्रिक्षारकी होता है। तो जैसे एक क्षारकी में आपका मिलेगा CH3 COOH और HCl और HNO3। अब ये तो अम्ल हैं, H प्लस दे रहे अम्ल हैं, लेकिन इसमें क्या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या हाइड्रोजन परमाणु संख्या एक है, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर लिखेंगे तो इसको ध्यान से अगर लिख लीजिए इस तरह से, COOH हो गया और इसके बाद HCl हो गया, HNO3 हो गया। आई बात समझ में? अब ये तो एक क्षारकी थे। अब अगर द्विक्षारकी की बात करेंगे उसमें हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होगी? उसमें 2 होनी चाहिए। तो अगर लिखना है तो अगर आगे ये हो गया है तो इसमें आप हेडिंग बनाएंगे क्या चीजें? इसमें आप हेडिंग बनाइएगा थोड़ा सा, क्या? द्विक्षारकी। क्या लिखेंगे? द्विक्षारकी लिखेगा, द्विक्षारकी। अगर इसमें लिखना है तो लिखेंगे H2CO3 और इसके बाद H2SO4। इसमें आप देख रहे हैं क्या चीजें कि मतलब अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है? 2 है, तो द्विक्षारकी। अगर त्रिक्षारकी की बात करें, किसकी करेंगे? त्रिक्षारकी की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी हो? तो यह हो जाएगा H3
PO4। यह आपका क्या है, एक क्षार की, द्विक्षार की और त्रिक्षार की। आसान हुआ कि नहीं, एकदम कुछ भी नहीं, खाली दिमाग देना है कि अम्ल की क्षारकता में किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, आयन है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन परमाणु संख्या है तब वह क्या होगा, आपका अम्ल की क्षारकता भास्मिकता होगी। अब उसमें क्या होगा, अगर एक है हाइड्रोजन परमाणु संख्या, अगर एक है तो एक क्षार की, अगर दो है तो द्विक्षार की, अगर तीन है तो त्रिक्षार की होगा। क्लियर हुआ आपका। तो चलिए अब हेडिंग डालिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए, ठीक है, ये आपका नोट हो एग्जाम, ठीक है। अब देखिए आपका ये तो अम्ल की क्षारकता थी। अब क्षार की अम्लीयता आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, क्षार की अम्लीयता। तो कुछ है नहीं, एकदम सेम हूबहू करना है आपको। कैसे कैसे करना, जैसे आपको उसमें बताया गया था, किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, किसी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है वह उसकी क्या होती है, अम्लीयता या क्षारकता कराती है। तो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, जो क्षार की अम्लीयता है उसमें अगर बात करें, किसी क्षार में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन के परमाणुओं की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, क्षार की अम्लीयता कहलाती है। और इसी के आधार पर उसको भी एक क्षार की, द्विक्षार की और त्रिक्षार की कहते हैं। तो एक लाइन है उसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा, क्या आ जाएगा, क्षार की अम्लीयता। लिखेंगे किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या को क्षार की अम्लीयता कहते हैं। आई बात समझ में। तो यही आपका बताया गया था कि क्या होता है, किसी क्षार, ठीक है, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या को क्षार की अम्लीयता कहते हैं। क्लियर हुआ आपका। अब आगे आपको मिलेगा, जैसे आपका बताया गया था, क्या चीजें आपका बताया गया था जब आप पढ़ रहे थे, क्या चीजें, अम्ल की क्षारकता पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन संख्या के आधार पर उसको एक क्षार की, द्विक्षार की, त्रिक्षार की कहते हैं। वैसे सेम आपका इसमें मिलेगा कि हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या के आधार पर, आयनों की परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या कहते हैं, इसको भी एक वो क्षार की एक जो होता है, एक अम्लीयता, द्विअम्लीयता और इसके बाद त्रिअम्लीयता कहते हैं। आई बात समझ में। इसमें अगर लिखना है तो इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या चीजें, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि किसी क्षार में उपस्थित, क्षार के लिखे, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या के आधार पर इसे एक अम्ली, द्विअम्ली और त्रिअम्ली कहते हैं।
आई बात समझ में कि यही चीजें आपको बताया गया है। तो अब इसमें अगर आपको लिखना है तो जैसे करके लिख सकते हैं। क्या चीजें आपको मिलेगा, जैसे करके अगर लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा कि अगर लिखना है तो एक अम्लीय में लिखेंगे, एक अम्लीय में अगर लिखना है तो लिखेंगे इसमें NH4OH, ठीक है, क्या हो जाएगा NH4OH, और इसके बाद जो होता है KOH, और इसके बाद मिलेगा NaOH। ये सब क्या है। और अगर द्विअम्लीय की बात करेंगे, द्विअम्लीय की बात अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या चीजें, CaOH का होल ट्वाइस, और इसके बाद MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसके बाद त्रिअम्लीय की बात अगर करेंगे, किसकी बात, त्रिअम्लीय की बात अगर करेंगे, त्रिअम्लीय की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस। तो ये आपके क्या होते हैं, FeOH का होल थ्राइस हो जाएगा। क्या है, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर लिखना है तो ऊपर थोड़ा सा लिखिएगा FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, FeOH का होल थ्राइस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपका रहा, ठीक है। आज आपको बताया क्या गया कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, अम्ल की क्षारकता क्या होती है, अम्ल और उसके बाद क्षार की अम्लीयता क्या होती है, इसी के बारे में। तो एकदम इजी हुआ कि नहीं, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ ध्यान आपको देना, अगर अम्ल की भास्मिकता क्षारकता आ जाए तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है वही उसकी कहलाती है क्या, अम्लीयता, या उसकी क्षारकता या भास्मिकता कहलाती है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या जो होगी वही उसकी क्या होती, अम्लीयता कहलाएगी। क्लियर हुआ आपका, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमें पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोगों को एकदम आज समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं आया है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसको 4 बार आप लिखिए, ठीक है। जितनी बार लिखेंगे, लिख कर पढ़ेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और कोई ऐसा है नहीं कि जो आपको क्या कर सके, अगर लिखेंगे तो कोई ऐसा नहीं जो आपको काट दे या गलत कर दे। अपने मन से लिखने की कोशिश अगर करेंगे तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के नंबर अच्छा से अच्छा जो है गेन कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो आज आप लोगों को बस इतना ही, आगे आप आज, ठीक है, आगे तो ध्यान रखिएगा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे आगे वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। ध्यान रखिएगा। और रही बात, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा जो है चैनल है, ध्यान रखिएगा हमारा चैनल है IP स्टार कोचिंग क्लासेस। आप लोग ये टेलीग्राम, ठीक है, ऐप्स होता है, प्ले स्टोर से जा करके टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद बना करके उसमें हमारे चैनल को आप लोग ढूंढेंगे क्या, IP, ठीक है, और टेलीग्राम पर, किस पर, टेलीग्राम पर, ध्यान रखिएगा टेलीग्राम ऐप्स होगा, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे और उस पर हमारे चैनल को क्या, IP स्टार कोचिंग क्लासेस, ठीक है, जौनपुर। IP स्टार कोचिंग क्लासेस को आप लोग क्या करेंगे कि सर्च करेंगे, आएगा, और उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का अगर नहीं होता है तो हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर है 96 70 26 79 66, ठीक है। इस पर जा करके, ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, ठीक है, और उसको हम आप लोगों को ऐड करेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, एक महत्वपूर्ण चीजें PDF के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। PDF के रूप में आपको नोट्स क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे, किस प्रकार से करेंगे। तो कुछ है नहीं, अगर नहीं आता है तो इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। आई क्लियर हुआ। एक और आपका नंबर है, दे रहे हैं, उस पर भी आप कॉल करके पूरा डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ? उस नंबर को भी आप लोग नोट कर लीजिए। या करके दूसरा नंबर है आपका, आई बात समझ में, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको हाई स्कूल का, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी भी मिलेगी। आई बात समझ में? ये आपके जो होते हैं नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 88 74 77 057, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, ये नंबर दोनों आप किसी भी नंबर पे संपर्क करके पूरा डिटेल्स जानकारी आप ले सकते हैं। आई बात समझ में? ये आपके क्या हो जाएंगे कि ये आपके नंबर हो गए 88 74 77 60 और 57। इस पर आप किसी भी नंबर पे आप सर्च करके अपना मैसेज भेजेंगे और उस पर लिखेंगे कि हम अपना नाम, क्लास और बताएंगे, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा और पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।